क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब पढ़ने से पहले जब हमारा सिलेबस ज़हन में रहेगा तो पढ़ना भी हमारे लिए आसान होगा। तो देखते हैं कि क्या है। तो दो चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला है, देखते हैं कि यहाँ नस्र है, और दूसरा जो हिस्सा हमें पढ़ना है, यानी अगर देख लिया जाए यहाँ निसाब की अगर हम बात करते हैं तो निसाब के दो हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो एक है नस्र का हिस्सा है और दूसरा शायरी का हिस्सा है। अफसाना, नॉवेल और एक तनकीदी किताब, तनकीद पढ़ना है। अफसाना में अफसानी मजमुआ पढ़ना है, वारदात। नॉवेल में हमें पढ़ना फिरदौस बरी, फिरदौस बरी। और तनकीद में पढ़ना है फन तनकीद, फन तनकीद और तनकीद निगारी, तनकीद निगारी। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, प्रेमचंद का है अफसानी मजमुआ। फिरदौस नावल फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का है। हलीम शरर का है। फन तनकीद और तनकीद निगारी ये किताब नूर हसन नकवी की है। नूर हसन नकवी की है। ये हमें नस्र में पढ़ना है। शायरी की देखते हैं। शायरी में हमें पहला जो पढ़ना है वो कलाम मीर, दूसरा पढ़ना है दीवान दर्द, और तीसरा जो पढ़ना है वो मुकद्दमा आतिश या आतश। ये हमारे शायरी का सेक्शन है। कलाम मीर जिसे इंतखाब यानी मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने, वो पढ़ना है मौलवी अब्दुल हक। दीवान दर्द की 20 गज़लें पढ़नी है, यानी दीवान दर्द की 20 गज़लें हैं जिसे रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। और मुकद्दमा आतिश जो खलील रहमान आज़मी साहब का है। खलील रहमान आज़मी साहब ने मुकद्दमा लिखा, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा साल अव्वल का सिलेबस है। इसी को नज़र में रखते हुए हमारा सारा लेक्चर होगा, सारी पढ़ाई होंगी हम लोग को, और इसी से जितने भी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है वो सवाल यहाँ आना है। तो इससे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सिलेबस जान लेने के बाद हमें सिलेबस में आने से पहले, कोई सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात होनी ज़रूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम अफसाने को पढ़ेंगे, नावल को पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉमन चीज़ें हैं जिसके जो हर एक तालिब इल्म के लिए फ़ायदेमंद है। वो ये है कि देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उर्दू को। तो अगर बात हम करते हैं उर्दू, तो उर्दू को दो सेक्शन में हम लोग तकसीम करते हैं, दो हिस्सों में। पहला हिस्सा देखते हैं नस्र का,
और दूसरा सेक्शन है शायरी का। यानी पूरे उर्दू को दो हिस्सों में हम लोग तकसीम करते हैं, लेकिन ये तकसीम किस बुनियाद पे की जाती है, ये एक मसला आता है कि आखिर वो वजह क्या है, वो बुनियाद क्या है। अगर एक लफ्ज़ में अगर बयान किया जाए कि वो बुनियाद क्या है जिसकी वजह से हम नस्र कहते हैं और शायरी कहते हैं, तो इसकी लंबी बहस हुई है उलमाओं ने, बल्कि उलमाओं ने बहुत सारी बहसें इसमें छेड़ रखी है। और चूँकि आर्ट्स है, आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहस का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता है, एक के बाद दूसरी बहसें होती रहती है। लेकिन जो इन सेक्शनों के, इन हिस्सों को तकसीम करने में सबसे मुआविन और सबसे अच्छी बहस जो मुझे लगी है वो है काजी अफजाल साहब की एक किताब सिनफियात आई थी। उसमें उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जितने भी सिन्फ है उसको तकसीम किया है। तो वही किताब के मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को हम अलग करते हैं। तो नस्र की बुनियाद जब हम देखते हैं तो ये होता है, नस्र जो है वाक़िए की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद जो है नस्र जो है वाक़िया असास है। यानी नस्र को वाक़िए की बुनियाद पर हम अलग करते हैं, जबकि शायरी को काफ़िए की बुनियाद पर हम अलग करते हैं। यानी देखते हैं कि काफ़िया को मद्देनज़र रखते हुए अलग अलग हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। यानी काफ़िए की बुनियाद पर हम देखते हैं किसे गज़ल कही जाती है, कौन से मसनबी है, कौन से मसीहा है। नस्र में हम वाक़िए की बुनियाद पर अलग करते हैं कि किसे हम दास्तान कहेंगे, किसे नावल कहेंगे, किसे अफसाना कहेंगे। तो अब ये है कि वाक़िया की भी दो किस्में हैं। वाक़िया यानी कोई भी कहानी दो तरीके से हो सकती है। एक तो कहानी वो है जो खारजी है और दूसरी कहानी दाखिली हो सकती है। यानी दो ही तरीके से हो सकती है कहानी। एक तो खारजी तौर पर, यानी जिसे हम देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, वो कहानी है। एक दाखिली है, किसी इंसान के अंदरून में वो कहानी घट रही हो। तो वैसी कहानी जो खारजी है और जिसे तस्दीक की जा सकती है, बताया जा सकता है, तो वैसे उसे खारजी कहते हैं। यानी जिसे उस कहानी को, उस वाक़े को मुशाहिदे में लाया जा सकता है और जिसकी तस्दीक की जा सकती है। यानी तस्दीक शुदा कहानी खारजी कहानी होगी, और जो वो कहानी जिसे तस्दीक ना की जा सकती हो वो दाखिली होगी। यानी किसी इंसान के अंदर कोई कहानी पनप रही हो, वो खुद किसी चीज़ का तजर्बा करके उसके अंदर कोई कहानी पल रही हो, कुछ कहानी बन रही हो, तो उस कहानी को हम दाखिली कहानी कहेंगे। तो इस खारजी और दाखिली के बुनियाद पर हम नस्र को कई हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहला देखते हैं वाक़िया। वाक़िए के बुनियाद पर हम नस्र को अलग करते हैं। तो देखते हैं कि नस्र को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अफसानवी अदब, दूसरा है गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब में देखते हैं, अफसानवी अदब को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है दास्तान, दूसरा नावल, तीसरा अफसाना, और एक आखिर में ड्रामा भी इसी में आता है, ड्रामा। गैर अफसानी में देखते हैं एक इसमें गैर अफसानी में हो जाता है वाक़िया असास, वाक़िया असास, और दूसरा हो जाता है फर्द असास। वाक़िया असास में हम लोग देखा, असास में देखते हैं, वाक़िया असास में हो जाएगा इंशाइया, उसके बाद है रपुरतास और एक फीचर। फर्द असास में हम लोग देखते हैं तो इसमें है खुदनवेश,
सवाने, खुदनविश्त है, सवाने है और सफ़रनामा है। चलिए, चूँकि हम लोग नस्र से शुरू करेंगे पहले नस्र के हिस्सों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग शायरी की तरफ आएंगे, जिसमें हमें नावल पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है और तनकीद को पढ़ना है। तो इसलिए पहले इस सेक्शन को समझ लेते हैं और बड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये खाका हमारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि किस सिन्फ को क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ये खाका हमारे दिमाग में रहेगा तो उर्दू को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हमने उर्दू को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, पहला नस्र और दूसरा शायरी। और दोनों का बुनियाद क्या है? एक का वाक़िया असास है, यानी वाक़िए की बुनियाद पर हम नस्र को अलग करते हैं और काफ़िए की बुनियाद पर हम शायरी को देखते हैं। यानी नस्र जो है वो काफ़िया असास है, जबकि नस्र जो है वो वाक़िया असास है, जबकि शायरी काफ़िया असास है। नस्र को हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब। अब बात यहाँ आती है कि अफसानवी अदब किसे कहते हैं और गैर अफसानवी अदब किसे कहते हैं। तो मैंने इससे पहले बहस की थी कि वाक़या की 2 किस्में हैं, 2 तरीके से वाक़या को देखते हैं, एक है खारजी वाक़या और एक है दाखिली वाक़या। खारजी वाक़या उसको कहते हैं जो अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो तस्दीक शुदा हो, जिससे हम तस्दीक कर सकते हैं। तो तस्दीक शुदा यानी वो वाक़या जो जिसकी तस्दीक की जा सकती हो, वो वाक़या अगर बयान होता है तो वो कहलाता है गैर अफसानवी अदब। यानी गैर अफसानवी अदब के जितने भी वाक़यात होते हैं वो तस्दीक शुदा होते हैं, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है, ये है गैर अफसानवी अदब। और जिसमें जिस वाक़ये को तस्दीक नहीं की जा सकती है, हकीकत की तरह लग रहा, वो वाक़या हकीकत की तरह लग रहा हो लेकिन उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती है, तो उसे कहते हैं अफसानवी अदब। और अफसानवी अदब में कौन कौन सा है? तो दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा आता है। गैर अफसानवी यानी जिसके वाक़या की तस्दीक की जा सकती है, उसको 2 टाइप से 2 तरीके से हैं। वो क्या है? एक है वाक़या असास और एक है फ़र्द असास। यानी इसे भी 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी एक वाक़ये की बुनियाद पर और एक शख्स के बुनियाद पर। यानी जिसमें वाक़ये की अहमियत होती है वो है इंशाइया, रिपोर्टाज और फीचर। अब जिस सिन्फ का बुनियाद जो है किसी शख्स पे है, यानी फ़र्द असास है, वो है खुदनविश्त, सवाने और सफ़रनामा। तो ये हमारा एक मुकम्मल ढांचा है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब हम शायरी को पढ़ाएंगे तो शायरी को भी इसी तरीके से अलग करके हम बताएंगे। तो चलिए इससे पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉवेल पर। चूँकि नावल हम लोग को पढ़ना है फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का, तो नावल पढ़ने से पहले नावल का जो फ़न है या नावल को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये अच्छा नावल है या ये कमज़ोर नावल है, इसको वो बुनियाद क्या है जिसकी वजह से हम नावल को परखना चाहते हैं, या नावल को अफसाने से अलग करना या नावल को दास्तान से किस तरीके से अलग किया जाता है, उसकी बुनियाद क्या है, उस पर हम लोग थोड़े बहुत बहस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब नावल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि नावल ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने नया के हैं। यानी नावल से पहले जो सिन्फ उर्दू अदब में राज थी उसका नाम था दास्तान। यानी नावल से पहले हमारा हिंदुस्तान और उर्दू अदब में जो सिर्फ राइज थी नसरी अदब में, वो दास्तान थी, जिसमें दास्तान में हम लोग देखते हैं, दास्तान में पढ़ चुके होंगे कि दास्तान की खुसूसियत ये होती थी कि इसमें एक तो ये है कि माफ़ौक़ुल फितरत अनासिर हुआ करते थे,
داستان میں مافوق الفطرت عناصر کا ہونا اور قصہ در قصہ کا ہونا، یعنی پلاٹ کا ایک کہانی سے دوسری کہانی جڑ جانا، ایک کہانی سے دوسری کہانی کی طرف چلا جانا، اس کا پلاٹ کا پھیلاؤ ہو جانا، یہی داستان کی خوبی تھی۔ ناول آنے کے بعد ناول میں دیکھتے ہیں کہ ناول کہتے ہیں کسی انسان کی پوری زندگی کو بیان کرنا، یہ ناول کا حصہ ہے۔ ناول میں کسی انسان کی پوری زندگی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اب پوری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کی پوری جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک لائن پہ چلتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک انجام ہوتا ہے۔ یہ دو طریقے، انسان کی یہی زندگی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک انجام ہوتا ہے۔ ناول کا بھی یہی ایک روپ ہے، یہی ایک اسٹرکچر ہے کہ اس کا بھی ایک آغاز ہوتا ہے، ایک انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے ناول کو زندگی کا ترجمان کہا جاتا ہے۔ تو ناول کے لیے ناول نگاروں نے یا ناول کے نقادوں نے کچھ اسٹرکچر بنایا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہیئت بنائی گئی ہے ناول کے، اس میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی موٹا موٹی جو باتیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناول میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا تو کہا جاتا ہے کہ قصہ ہے، دوسرا پلاٹ ہے، تیسرا کردار نگاری ہے، اور ناول کو اور بہتر بنانے کے لیے یعنی اس کے زمان و مکان کے تعین کے لیے کردار نگاری کے ساتھ ساتھ منظر نگاری اور جزیات نگاری کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو ناول کی بنیاد اگر ہم دیکھتے ہیں، یا کسی بھی فکشن کی کوئی بھی حصہ ہو، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قصہ۔ قصے کی بنیاد پر ہم کسی صنف کو یعنی نثری صنف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر قصے کو ہٹا دیا جائے تو جو افسانوی ادب ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ تو قصہ ضروری ہے۔ تو قصہ کہتے ہیں کسے؟ کہتا ہے کوئی واقعہ، کوئی لمحات کو بیان کرنا۔ اب یہ ہے کہ قصہ ناول میں کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ناول میں کہانی جو بیان کی جاتی ہے وہ سبب اور نتیجے کی بنیاد پر بیان کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اس سبب کی بنیاد پر جب کوئی کہانی شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اور یہ قصہ ہے، اور قصے کی بنیاد پر وہ جو ہے ناول آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پلاٹ۔ سب سے اہم ہوتا ہے فکشن میں وہ ہوتا ہے پلاٹ۔ پلاٹ کہتے ہیں کسے؟ تو کہتا ہے کہ کہانی کے منطقی ترتیب کو، یعنی کہانی کے منطقی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے کسی فکشن کے پرکھنے کے لیے، کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پلاٹ کس طریقے سے، کتنا کمزور پلاٹ ہے، گٹھا ہوا پلاٹ ہے، کیا ہے، یعنی اس کی بنت کیسے ہے، کہانی کو کس طریقے سے بنا گیا ہے، کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ پلاٹ سے ہی لگاتے ہیں۔ تو پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہانی کی منطقی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں، یعنی جو کہانی آپ بیان کر رہے ہیں اس کہانی میں کوئی منطق ہے یا نہیں ہے، کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے، یا بغیر کسی لاجک کو آپ کہانی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یا یوں مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے کہ کوئی انسان ایک کہانی بیان کرتا ہے کہ ایک راجا تھا، وہ لڑنے کے لیے گیا اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رانی کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے، راجا خود میں ایک کہانی اس کے اندر ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ کہانی ہے، رانی کی موت ہو جاتی ہے وہ بھی کہانی ہے۔
लेकिन आखिर रानी की मौत के किस तरीके से होती है ये वाज़ेह नहीं हो पाता, वो क्यों लड़ने के लिए गया ये भी वाज़ेह नहीं है। तो ये जितने भी तीनों जो कहानियां हैं कि राजा है वो लड़ने के लिए गया है और उसके बाद रानी की मौत होती है, इन तीनों में रब्त नहीं है। लेकिन अगर कोई कहानी कहने वाला अगर कुछ इस तरीके से कहा जाए कि किसी शहर में एक राजा रहा करता था, उसके रियाया जो है खुश खुर्रम के साथ रहा करते थे, लेकिन कोई दूसरे देश के राजा की बुरी नज़र उस पर पड़ती है और वो हमला करने के लिए आता है और इससे बचाव के लिए वो राजा खुद जो है आगे बढ़ के लड़ाई करता है। इस लड़ाई में बहादुरी के साथ राजा लड़ता है और इस लड़ते हुए वो शहीद हो जाता है। शहीद होने के बाद जो है इसकी खबर रानी तक पहुंचती है, जिसका इस खबर के गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इस गम की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये मंतकी तय है, ये एक कहानी को दूसरे कहानी को जोड़ने की वजह से एक सबब और नतीजा निकल रहा है, एक वजह बन रही है, तो इसी को कहते हैं मंतकी तरतीब। तो प्लॉट का अगर मंतक यानी कहानी जो है, कई कहानियां, उन कहानियों को मंतकी तरतीब से दिया गया है, जोड़ा गया है लॉजिक के हिसाब से, तो उसे कहते हैं प्लॉट। अब जो है मैंने ये भी बताया था कि जिंदगी का तर्जुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान की जिंदगी भी आगाज से अंजाम तक पहुंचता है। तो देखते हैं कि अगर जिंदगी के एक मोड़ इस तरीके से नॉवेल का इस तरीके से रहता है, यानी इंसान जो है यानी नॉवेल को देखते हैं पहले आगाज होता है, यानी कोई भी कहानी है वो पहले आगाज होगा, उसके बाद वो उरूज पर जाएगा, तब जाके वो अंजाम है। यही फिक्शन का स्ट्रक्चर है। कोई भी कहानी आप लेके चलिएगा, कोई भी कहानी आप देखिएगा, फिल्म की कहानी देख लीजिए, कहीं भी कहानी पढ़ लीजिए, ये तरीका उसका रहेगा कि आगाज है, उसके बाद उरूज होगा, उसके बाद अंजाम होगा। एक स्ट्रक्चर है नॉवेल का, और वो स्ट्रक्चर यही है कि शुरू में वो आगाज होता है, आगाज का तरीका अलग अलग होता है, उसे कहते हैं, यही कहानी के बयान करने के तरीके को ही बयानिया कहते हैं कि वो बयानिया क्या, किस तरीके से आपका वो बयान किया जा रहा है, बयानिया में देखते हैं। तो कहानी अब देखते हैं कि अगर इसको रिलेट अगर कर दिया जाए, फिल्मों से कर दिया जाए, मूवी से कर दिया जाए, तो आप देखते होंगे कि अगर एक कहानी है, कहानी का देखते हैं कि यहाँ अगर आगाज है और अंजाम, दो चीजें तो मालूम हो जाएंगी आपको। पूरी अगर मूवी देख लिया, कहाँ अगर फिल्म वगैरह देख लेते हैं, तो फिल्म का बयान करने का अंदाज चाहे जैसा भी हो, कहानी चाहे जिस तरीके से बयान की गई हो, कहानी को आप चाहे जिस तरीके से पढ़ रहे हो, वो या तो फ्लैशबैक में पीछे जाके बयान कर रहा हो, या कहानी की शुरुआत बीच से हो रही हो, या कहानी की शुरुआत सबसे आखिर में होकर उसके बाद फिर शुरू में आने के बाद पूरी कहानी को मिलाया जाता हो, किसी तरीके से हो, कहानी खत्म होने के बाद अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि ये पढ़ लेने के बाद या ये देखने के बाद बताओ इसकी कहानी क्या है, तो आप कहानी बयान करोगे, शुरू से लेके आखिर तक का बयान करोगे, ना कि बीच से जिस तरीके से दिखाया गया है। तो यही कहानी का एक रूप है। लेकिन तो इसी कहानी के आगाज अंजाम तक में देखते हैं कि शुरुआत में क्या करता है, किरदारों के सिफात या उसके तारुफ बयान किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब किरदार हमारे सामने आता है, दो तरीके से होता है, या तो किरदारों की बोलचाल या उसके चाल चलन से या उसके काम करने की वजह से हमें यह मालूम हो जाता है कि ये एक किरदार के दूसरे किरदार से ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रावी कोई पीछे से बयान करता है कि ये चचा हैं, ये वालिद हैं, ये इनका बेटा है, ये है, इस तरीके से कहानी के पूरा एक दूसरे में रिश्ता जोड़ दिया जाता है। विलन के बारे में बता दिया जाता है, हीरो के बारे में भी हमें मालूम हो जाता है। तो दो तरीके, या तो उसके सिफात से हमें मालूम होता है, या वो उनको बताने वाला कोई रहता है तो बता देता है। उसके बाद देखते हैं कि जो हीरो होता है उसके फिर धीरे धीरे उसके मसाइल जो है उलझना शुरू होता है, एक दूसरे में
मसला एक दूसरे का मसला इस तरीके से उलझ जाता है कि लगता है कि अब क्या होने वाला है, वह हर तरीके से कशीदगी पैदा होती है। तो जब कशीदगी बहुत ज़्यादा उरूज पे होती है तो उसे कहते हैं कि कहानी उरूज पर पहुंच गई है। और जब जानते हैं कि कोई चीज़ उरूज पर पहुंच जाती है तो उसका सवाल फिर शुरू होता है और फिर कहानी धीरे धीरे ढलान पर शुरू होती है। मतलब जो मसाइल जो है आपस में उलझ गए थे वो अब धीरे धीरे सुलझना शुरू होता है और सुलझते सुलझते फिर आखिर में अंजाम तक पहुंचता है। और कहानी का अंजाम भी दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं अलमिया और दूसरा को कहते हैं तरबिया। दो तरीके से अगर कहानी का अंजाम खुश खुर्रम यानी जितने भी किरदार है सब मिल जाते हैं, अब मिलने के बाद खुशी खुशी कहानी का इख्तिताम होता है तो उस इख्तिताम को तरबिया कहते हैं। लेकिन अगर कहानी का इख्तिताम गम और अंदोह पे, किसी की मौत पे या परेशानी पे होती है तो उसके इख्तिताम को अलमिया कहते हैं। तो ये है आपका प्लॉट का बयानिया का। उसके बाद देखते हैं प्लॉट में एक चीज और देखते हैं कि अगर कोई कहानी का बयान इस तरीके से हो रहा हो कि आगाज से अंजाम तक पहुंच रहा हो तो इसे कहते हैं बिल्कुल सीधा सा प्लॉट, सिंपल सादा प्लॉट कहते हैं, जिसका आगाज है, उरूज है और अंजाम है। यानी कोई एक कहानी हो और इस कहानी को शुरू से लेके आखिर तक बयान कर दिया गया हो, यानी उसका शुरू में ही आगाज बता दिया जा रहा है और वो अंजाम तक पहुंच जा रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये सादा प्लॉट है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक ये मेन कहानी, मान लीजिए कि एक जो है मेन किरदार की कहानी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक दूसरी कहानी भी आके जुड़ जाती है। कोई दूसरा या तीसरा किरदार के तीसरे किरदार की कहानी है, वो कहानी आके यहाँ जुड़ती है मेन कहानी में, और इस मेन कहानी में जुड़ने के साथ साथ ये जो असल कहानी है उसको तक़वियत पहुंचाती है ये दो कहानियां। तो इस कहानी को अगर इस तरीके से दो तीन कहानी हो और वो कहानी असल कहानी को मजबूत कर रही हो तो ऐसे प्लॉट को मजबूत प्लॉट कहते हैं, जिसको गढ़ा हुआ प्लॉट भी कहते हैं। लेकिन अगर इसी दौरान में कोई एक कहानी मेन कहानी है और दूसरी या तीसरी कहानी आके जुड़ रही है जिसमें कोई एक कहानी ऐसी हो जिसका असर मेन कहानी पर ना पड़ रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये बगैर किसी मतलब के कोई कहानी आके जुड़ गई है, इसलिए कहेंगे कि ये प्लॉट कमजोर प्लॉट है। तो चलिए आज के लिए प्लॉट तक इतना ही। बाकी नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो देखेंगे, रावी पढ़ेंगे, किरदार निगारी के पढ़ेंगे और मंजर निगारी, जुज़ियात निगारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।